Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 5th of July 2026. तो गाइज आज है तारीख 5 जुलाई 2026 और है संडे और आपको पता है संडे होता है हमारा रिवीजन डे। तो आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं पिछले पूरे सप्ताह के सभी करंट अफेयर्स को। तो पिछले पूरे वीक में यानी मंडे टू सैटरडे आप लोगों ने किसी भी दिन का करंट अफेयर्स का सेशन स्किप कर दिया है। आप लोग के लिए एक शानदार सा वीडियो होने वाला है जिसमें हर एक चीज़ों को हम रिवाइज करेंगे और केवल रिवाइज नहीं, इतनी इनफ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि आपको पूरा का पूरा टॉपिक A to Z समझ में आ जाएगा। बाकी ये जो सेशन है इनका PDF वगैरह आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन UPSC, आपको ये वाला टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से जाकर आप सभी लेक्चर के PDF डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। तो चलिए फिर बिना कोई देरी करे शुरुआत करते हैं। और मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप लोग ये सेशन देख रहे हैं तो आपने पिछले पूरे सप्ताह मेरे साथ में रोजाना करंट अफेयर्स को कवर किया है, अपने द हिंदू न्यूज़पेपर को कवर किया है। तो आज बेसिकली हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। आप लोग मुझसे पहले हर एक चीज़ को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा हेडिंग के जरिए आपने जल्दी जल्दी अंदाज़ा लगाना है कि इसमें हमने क्या डिस्कस किया था। ठीक है, फिर मैं आपको बताता चलूँगा। इससे क्या होगा, आपका जो IQ लेवल है वो भी इंप्रूव होगा। आप चीज़ों को ज़्यादा रिटेन करने के ऊपर में फोकस कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला आर्टिकल हमारे सामने प्रेजेंट है जहाँ पे हमने एक कंट्री के बारे में डिस्कशन किया था। उस कंट्री का नाम है सीचल्स। आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीचल्स की विजिट करते हैं, है ना। सीचल्स की नेशनल असेंबली में काफ़ी सारी जो बातें हैं वो बोली जाती हैं। कैसे भारत और सीचल्स मिलकर अपने रिलेशंस को बिल्टअप करेंगे उस पर डिस्कशन होता है। एंड आपको पता होगा ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि सीचल्स ने हाल ही में अपना 50वां जो इंडिपेंडेंस डे है वो सेलिब्रेट किया है। उसी सेलिब्रेशन के तौर पे इंडियन आर्मी, हमारे कुछ और लोग, प्राइम मिनिस्टर, सभी लोग सीचल्स गए थे। सीचल्स इंडियन ओशन में प्रेजेंट एक आइलैंड नेशन है। अगर मैप के जरिए देखें तो दोस्तों ये है अपना भारत, ये इंडियन ओशन का रीजन और ये हमारे सामने सीचल्स प्रेजेंट है। सीचल्स के नीचे अगर आप देखोगे कुछ आइलैंड्स प्रेजेंट हैं, जैसे सबसे बड़ा आइलैंड मैडागास्कर है। इधर बगल में आपको मालदीव्स भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब सीचल कोई सिंगल आइलैंड नहीं है, एक बात ये याद रखना। सीचल्स में बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स का ये ग्रुप है। लगभग 115 आइलैंड्स का यहाँ पर एक ग्रुप बनता है, तब यहाँ पर मिलाकर हम इसको सीचल्स कहते हैं। और जब भी आइलैंड्स का ग्रुप कहलाता है तो दोस्तों यानी आपको याद रखना है एक बात, जब जब हम आइलैंड ग्रुप की बात करते हैं कि भाई छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर एक ग्रुप बन रहा है, तो उसको हम लोग ज्योग्राफी में आर्कीपेलेगो के नाम से जानते हैं। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, कई बार हम लोगों ने इसको पढ़ रखा है, यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स यानी आर्कीपेलेगो। तो सीचल्स बहुत सारे आइलैंड्स का एक छोटा सा ग्रुप है। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली प्रधानमंत्री की विजिट होती है, वो भी 3 दिन की विजिट चलती है। लोकेशन ये आर्कीपेलेगिक आइलैंड है, यानी छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप। सीचल्स के आसपास कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, कोमोरोज नाम का आइलैंड है, मॉरिशस है और उसके अलावा मालदीव्स भी प्रेजेंट है, जो हमने एग्जैक्टली मैप में देखा। 115 आइलैंड्स आपको सीचल्स में देखने को मिलते हैं, लेकिन इन 115 आइलैंड में से खास बात यह है कि केवल 8 आइलैंड्स हैं जो कह सकते हैं परमानेंटली इनहैबिटेड हैं। ठीक है, जहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं। अदरवाइज ज़्यादातर आइलैंड्स आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, वो खाली रहता है। कैपिटल की बात करेंगे, विक्टोरिया इसकी कैपिटल है। यहाँ का क्लाइमेट ओशियनिक क्लाइमेट है, क्योंकि इंडियन ओशन प्रेजेंट है भाई, तो इंडियन ओशन से जो भी क्लाइमेट इन्फ्लुएंस होता है वही क्लाइमेट हमको यहाँ पर सीचल्स में नज़र आता है। फिर ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स आपको सीचल्स के आसपास दिख रहे हैं ना, इस पूरे रीजन को हम मैस्करीन कहते हैं। रीज़न ये है क्योंकि आपको ये ऐसा पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा होगा वाइट कलर का। ये आप सैटेलाइट से देखोगे तो ये एक प्रकार का प्लेट्यू है, सबमरीन प्लेट्यू जो समुद्र के नीचे है। इसी प्लेट्यू के ऊपर सीचल प्रेजेंट है। तो ये जो प्लेट्यू है पठार है, क्योंकि प्लेट्यू क्या कौन सा रीजन होता है दोस्तों, मान लो एक ज़मीन है, उस पर ऐसा ऊपरी जो उठा हुआ भाग होता है इसको हम प्लेट्यू कहते हैं। तो समुद्र में भी ऐसे हो सकता है। ठीक है, कुछ वॉल्केनिक प्लेट्यूज तो होते हैं, ठीक है, कुछ कोरल से बनते हैं प्लेट्यूज, वैसे होते हैं। तो जो सीचल्स है ये भी प्लेट्यू के ऊपर है, लेकिन ये वाला जो प्लेट्यू प्रेजेंट है इसको हम क्या कहते हैं, मैस्करीन प्लेट्यू। प्लीज़ इसको याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो ये बात हो गई सीचल्स के बारे में हर एक रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। फिर हमने डिस्कस किया था एक इंपॉर्टेंट बॉडी के बारे में जिसको हम DGS कहते हैं, यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग। तो एक्चुअली में हुआ क्या कि आपने देखा वेस्ट एशिया के अंदर में जो लगातार आपस में डिस्प्यूट चला है, ईरान के बीच में, इजराइल US के बीच में लड़ाई चली, एक दूसरे के ऊपर मिसाइल्स को दागा गया, एक दूसरे की फैसिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय किया गया, ये सब कुछ चल रहा था। फिर उसके बाद ईरान और US के बीच में डील होती है, फिर उसके बाद हमले फिर से शुरू हो जाते हैं।
तो कोई भी सिचुएशन रिजॉल्व नहीं हुई थी, ठीक नहीं हुई थी। तो अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे जहाज जो हैं वो पर्शियन गल्फ में फंसे पड़े हैं। तो इंडिया ने बीच में रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि भाई जहाज को इस तरीके से निकाला नहीं जाएगा। कुछ रोक टोक लग गई थी क्योंकि जहाज को प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है, नहीं तो इन जहाज़ों पे अटैक हो रहा था तो इंडियन सेलर्स की जान जाना यहाँ पे हो सकता था, और आपने देखा है रिसेंटली ऐसा केस आया भी था। तो डीजीएस ने अब यहाँ पर बोला है कि देखो कोई भी रुकावट नहीं है, सारे रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गए हैं। भारत के जितने भी जहाज़ पर्शियन गल्फ में अटके हैं वो ज़रूरतमंद सामान लेकर वापस भारत आएंगे अपने जहाज़ का इस्तेमाल करके, और उन जहाज़ों को सुरक्षा देना, प्रोटेक्शन देने का काम भारत यहाँ पर करने वाला है। तो इस वजह से डीजीएस अचानक से न्यूज़ में आ गया था क्योंकि इन्होंने रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया था। तो इसमें कुछ खास नहीं है। प्रीलिम्स के लिए आपको डीजीएस के बारे में कुछ बेसिक बातें हैं ये पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहली बात, इनको डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग के नाम से जानते हैं। भारत की मैरीटाइम रेगुलेटरी अथॉरिटी है, यानी कि समुद्र के अंदर में ज़्यादातर चीज़ों को रेगुलेट करने का काम है इनका। रेगुलेट मतलब जैसे भारत के जितने भी जहाज़ हैं उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना, है ना, जो हमारे सी फेयरर्स हैं, जो सेलर हैं स्पेशली, उनका ध्यान रखना, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना। इमरजेंसी के दौरान जो हमारा मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट है वो ज़्यादा अफेक्ट ना हो, तो इमरजेंसी के दौरान गाइडलाइंस वगैरह देने का काम। जैसे अभी भी इमरजेंसी वाली सिचुएशन बनी हुई है वेस्ट एशिया में, तो जो मेजर गाइडलाइंस हैं वो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग की साइड से आती हैं। तो ये तो हो गया भाई इसका मेन पर्पस, लेकिन एट द लास्ट याद रखना क्योंकि ये शिपिंग सेक्टर के लिए काम करता है, तो ये पूरा बॉडी एक मंत्रालय के अंदर में आती है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है, काम खत्म हुआ। फिर यहाँ पर आती है एक और इंपॉर्टेंट बॉडी जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। भाई आईएमओ का मेन रोल क्या है ज़रा ये बताओ, ये आप लोगों से प्रश्न बन सकता है क्योंकि यहीं पर आईएमओ के बारे में भी डिस्कशन हुआ है। क्योंकि मेनली जब जहाज़ कोई फंस जाता है उसको इवैक्यूएट करना, निकालना, जहाज़ की प्रोटेक्शन करना, इंटरनेशनल लेवल पर वाटर की सेफ्टी प्रोवाइड करवाना, ये सब इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का काम भी होता है, आईएमओ का काम भी होता है, याद रखिएगा। तो आज आईएमओ में लगभग 176 कंट्रीज़ हैं जो इसका हिस्सा हैं, और इसमें 3 एसोसिएट मेंबर्स भी देखने को हमको मिल जाते हैं। ठीक है, तो आईएमओ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मैरीन सेफ्टी पे काम करना, समुद्र में सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना, मैरीन एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन करना, इंटरनेशनल शिपिंग रेगुलेशन प्रोवाइड करवाना, और एक सस्टेनेबल शिपिंग को प्रमोट करना। ये आईएमओ को एग्जैक्टली मेन ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में सारा डिस्कशन हो गया। अब आता है हमारे पास में अगला आर्टिकल, और ये भी न्यूज़ में आपके सामने प्रेजेंट है। एक नया एनीमिया मुक्त भारत के नए नियम प्रेजेंट करे गए हैं हमारे सामने, जिस वजह से ये न्यूज़ में बना हुआ है। तो ये नए नियम में क्या चीज़ ऐड करी गई है, बस उतना सा आपने पता होना चाहिए। और उसके अलावा एनीमिया मुक्त भारत अभियान है क्या? देखो, इस एनीमिया मुक्त भारत अभियान के बारे में आर्टिकल में मेंशन किया गया है, उसको हम लोग थोड़ा सा कवर करने वाले हैं इसमें। ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नाम से पता चल रहा है एनीमिया मुक्त, यानी कि एनीमिया को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं देश से। एनीमिया होती क्या है? एक ऐसी कंडीशन जब बॉडी के अंदर में ब्लड की कमी हो जाती है या आयरन की कमी हो जाती है। देखो, जो आयरन है ये आरबीसीज को बनाने में सबसे ज़्यादा मददगार साबित होता है, यानी कि आपके बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनकी प्रोडक्शन आयरन की वजह से होती है। आयरन की कमी हो जाएगी यानी ब्लड की कमी होना शुरू हो जाएगी। और आज भारत में हर दूसरी महिला कहीं ना कहीं खून की कमी से गुजर रही है, और इसी खून की कमी को हम लोग क्या कह देते हैं? एनीमिया वाली कंडीशन कह देते हैं। इससे पता क्या चलता है? शरीर में थकान होना, स्किन के अंदर में येलोइशनेस यानी कि थोड़ा सा पीलापन देखना, सांसें बहुत छोटी छोटी चलती हैं, सर में दर्द होता है, हाथ ठंडे रहते हैं, पैर ठंडे रहते हैं, नाखून बहुत कमज़ोर से रहते हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पर एनीमिया वाली कंडीशन में दिखाई देता है। हालांकि इसके कुछ ट्रीटमेंट हैं, जैसे आयरन की कमी है तो आयरन का सप्लीमेंट प्रोवाइड करवाना, इससे आयरन की डेफिशिएंसी कम हो जाएगी, जो एनीमिया वाली प्रॉब्लम है वो भी बॉडी से यहाँ पर दूर हो जाएगी। या तो सप्लीमेंट ऐड कर लो, या आयरन रिच फूड्स को कंज्यूम किया जा सकता है, जैसे कुछ हरी सब्जियां हो गई, रेड मीट हो गया जो नॉन वेज को कंज्यूम कर रहे हैं, फिर लेग्यूम्स हो गई, लेंटिल्स हो गई, तो दालों वगैरह के अंदर में भी यहाँ पर जो आयरन है वो हमको मिल जाता है। ठीक है, तो ये फूड के ज़रिए लेना है तो वो वाले सोर्सेज भी हैं, सप्लीमेंट के ज़रिए लेना है तो वो वाले सोर्सेज भी देखने को मिल जाते हैं। बाकी इंडिया में एनीमिया का सबसे बड़ा बर्डन है, मैंने आपको बता दिया है। सरकार इसी एनीमिया को दूर करने के लिए मल्टीपल प्रोग्राम्स चलाती है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान, जिसके बारे में अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ें भी इसमें ऐड करी गई हैं। अब एनीमिया इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे बन गया? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, ये बताता है कि भारत के अंदर में जो बच्चे हैं जिनकी उम्र लगभग 6 से लेकर 60 महीने की है,
इन बच्चों में 67% बच्चे ऐसे हैं जो कि एनीमिया का शिकार बन जाते हैं। महिलाओं की बात करेंगे तो 15 टू 49 ईयर्स ऑफ वेमेन में 57% महिलाएं ऐसी हैं जो एनीमिया की शिकार बन जाती हैं। 52% प्रेग्नेंट वेमेन और 59.1% एडोलेसेंट गर्ल्स जिनकी एज 15 टू 19 ईयर्स है। ये वो लोग हैं, वो महिलाएं या छोटे बच्चे हैं जो एनीमिया का सबसे ज़्यादा शिकार बनते हैं। इसी को दूर करने के लिए सरकार एनीमिया मुक्त भारत अभियान चलाती है और ये अभियान यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर में चलाया गया है। इसमें हम एनीमिया के केस को जल्दी टेस्ट करना, उसको ठीक करना, हेल्दी डाइट प्रोवाइड करवाना, सप्लीमेंट देना, जिसके माध्यम से जल्दी जल्दी एनीमिया को दूर किया जा सकता है। अच्छा, एनीमिया को दूर करने के लिए ये स्ट्रैटेजी है। एनीमिया मुक्त भारत में हम लोग एक स्ट्रैटेजी लेकर चलते हैं 6x6x6 स्ट्रैटेजी की, कि सबसे पहले यहाँ पर बच्चों और महिलाओं को यहाँ पे टारगेट करना जो बेनिफिशरीज हैं जिनको ये फ़ायदा मिलना चाहिए, है ना। फिर ये 6 तरीके हो सकते हैं सप्लीमेंटेशन देने के, और ये 6 अलग अलग इंस्टीट्यूशन है जो मदद कर सकते हैं एनीमिया को दूर करने के लिए। तो ये 6 तरीके हैं जिसके माध्यम से हम एनीमिया को दूर करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। बाकी इस एनीमिया मुक्त भारत अभियान में जो पहले वाला प्रोग्राम था उसमें T3 स्ट्रैटेजी भी हुआ करती थी कि जितने भी एनीमिया के केसेस देश में आ रहे हैं उनको टेस्ट करो, ठीक करो, उनके बारे में बातचीत करो। लेकिन अब इसमें एक स्टेज और ऐड कर दिया है, तो T3 जो ये स्ट्रैटेजी है वो T4 में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अब एनीमिया के केसेस को टेस्ट करना है, ट्रीट करना है, बातचीत करनी है और उसके बाद ट्रैक भी करना है। तो एक छोटा सा ये अपडेट भी है, नया बदलाव भी है जिसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। तो ये बात हो गई एनीमिया के बारे में। चलिए भाई अगला न्यूज़ आर्टिकल। फिर ऑपरेशन अमिस्ताद के बारे में हमने डिस्कशन किया। एक्चुअली में क्या होता है, वेनेजुएला में हाल ही में आपने पता है कितना ज़्यादा भयंकर भूकंप आया था। 2 लगातार बड़े बड़े भूकंप के झटके वेनेजुएला ने फेस करे हैं। 7.2 मैग्नीट्यूड्स एंड 7.5 मैग्नीट्यूड के झटके वेनेजुएला ने फेस करे, जिसकी वजह से लगभग 1430 लोगों की यहाँ पर जान गई। तो भारत सबसे पहला देश था जिसने वेनेजुएला को मदद पहुंचाई है, वो भी एक ऑपरेशन के अंडर में जिसका नाम है ऑपरेशन अमिस्ताद। याद रखना, ये इंडिया का एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, एक कह सकते हैं कि हमारी तरफ से सहायता है स्पेशली वेनेजुएला के प्रति, जो दोस्ती का हाथ दिखाती है कि हाँ बिल्कुल हम फर्स्ट कंट्री बने जिन्होंने सारा सपोर्ट दिया। और ये सपोर्ट पहुंचाने के लिए इंडिया की एयरफोर्स ने अपने 2 C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट का यूज़ किया था, सबसे बड़े वाले जहाज़ का, जिसमें हमने कुछ रिलीफ सप्लाई, मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट, ये सब चीज़ें यहाँ पर रख कर इसमें वेनेजुएला को मदद पहुँचाई थी। वेनेजुएला कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में, आप नॉर्थ में देख पाओगे, ये कंट्री है वेनेजुएला। इसकी कैपिटल है कैराकस। कैरेबियन सी, अटलांटिक ओशन दोनों के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करता है। मेजरली 3 कंट्रीज़ हैं जो वेनेजुएला के साथ बॉर्डर्स को शेयर करती हैं। फर्स्ट वन इज़ गुयाना, सेकेंड वन इज़ ब्राज़ील एंड थर्ड वन इज़ कोलंबिया। तो गुयाना, ब्राज़ील, कोलंबिया ये कंट्रीज़ हैं जो वेनेजुएला के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। बाकी 2 बॉर्डर्स अटलांटिक ओशन और कैरेबियन सी के साथ में वेनेजुएला का लगता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए फिर अगले आर्टिकल में हमने डिस्कशन किया था नई डिजिटल स्लेवरी के बारे में, कि भाई जितनी तेज़ी से डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है, AI का उपयोग बढ़ता चले जा रहा है, उतना ही ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है कि संविधान के ज़रिए हम एक नियम लेकर आएँ जहाँ पर हम अपने AI का ज़्यादा दुरुपयोग होने से रोक दें। तो हमें संवैधानिक एक नियम की ज़रूरत है, लॉ की ज़रूरत है, तभी आप AI के ऊपर में थोड़ा सा कुछ चेक लगा पाओगे। अदरवाइज आज AI बहुत बड़ा खतरा बन चुका है लोगों के लिए। आज इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके लोगों के डीप फेक्स बनाए जाते हैं, नकली वीडियोस, नकली फोटोज़ उनकी बनाई जाती हैं, फेक न्यूज़ मार्केट में फैलाई जाती हैं, लोगों के आइडियाज़ को चेंज किया जाता है, मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है, पॉलिटिक्स में बदलाव करने की कोशिश की जाती है। ये है प्रॉब्लम, समझ रहे हैं। तो इसके लिए हमें आज स्ट्रॉन्ग लॉज की ज़रूरत है, मजबूत कानून की ज़रूरत है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज़ को अकाउंटेबल ठहराना तो चाहिए, बट बड़ी बड़ी कंपनीज़ अपना रास्ता अलग कर लेती हैं जब ऐसा कोई विवाद होता है। तो इसी के लिए इस एडिटोरियल में हमारे ऑथर ने 5 चीज़ों पे काम करने के लिए बोला है। सबसे पहले, लोगों के राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए AI का इस्तेमाल करके, यानी इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कभी भी राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्राइवेसी, डेमोक्रेसी और नेशनल सॉवरिटी पे असर नहीं पड़ना चाहिए, बट आज AI का इन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसी वजह से हमें इसको कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट करना होगा, संवैधानिक तौर पे कुछ नया कानून बनाना होगा देश में जो AI को सही तरीके से रेगुलेट कर सके। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज कल आने वाले समय पर AI जो है ये भारत की डेमोक्रेसी में इंटरफेयर कर सकता है। इलेक्शन के समय पर कुछ नई फेक या कुछ ऐसी फेक न्यूज़ या फॉल्स एलिगेशंस लगाकर बदनाम करके किसी को भी उसके प्रति जो लोगों का ट्रस्ट था उसको तोड़कर वोट हटाए जा सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर जो ये AI है इस पर डिसीजन लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
क्योंकि अदरवाइज अगर डिसीजन नहीं लेंगे तो धीरे धीरे करके ये नेशनल सिक्योरिटी को भी कमज़ोर कर सकता है। और इंडिया के ऊपर में एआई का खतरा ज़्यादा बना हुआ है। रीज़न ये है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और एक मेजर टेक्नोलॉजिकल हब भी है। हम लोग बहुत सारी चीज़ों को डिजिटली अडॉप्ट कर चुके हैं, लेकिन आज डिजिटल लोगों की जो लिटरेसी है, एजुकेशन है, वो कम है। लोग नहीं पहचान पाते ये एआई मेड है या ये रियल है। आज एआई इस लेवल पर जा चुका है, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनली हमें लॉ बनाने की ज़रूरत है। वो बात आर्टिकल में ऑथर साहब ने मेंशन की। फिर हमने डिस्कशन किया था बाज बटालियंस के बारे में, शायद आपको याद आ रहा होगा ये क्या है। देखो, आर्मी ने एक नया बटालियन, एक नया यूनिट बनाया है जिसका नाम है बाज बटालियन। बाज बेसिकली यहाँ पर ये हमारे चील से रिलेटेड है। अब होता यह है, बाज बटालियन का पर्पस यह है कि हम आर्मी के अंदर में एक ऐसा यूनिट सेपरेट बना दें जिनको ड्रोन के मामले में महारत हासिल हो। ड्रोन के मामले में वो लगभग एक्सेप्शनल एक्सपर्टीज़ हो कि भाई ड्रोन की सारी नॉलेज उनको पता है। तो क्योंकि आज ना ड्रोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है दुनिया में, क्योंकि आज के वॉरफेयर में ड्रोन सबसे सस्ता तरीका है दुश्मन को बर्बाद करने का। तो इसी के लिए हमें इस सिचुएशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। तो उसी के लिए हमने एक नया यूनिट बना दिया है बाज बटालियन। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि बाज बटालियन का मेन पर्पस क्या है, तो वो भाई हमारे आर्मी के लिए ड्रोन्स को ऑपरेट करेंगे, ड्रोन्स को चलाएंगे। और केवल ऑपरेट करने का काम नहीं है, ड्रोन्स को लेकर प्लानिंग, उनका डिप्लॉयमेंट, उनको ऑपरेट करना, उनका मेंटेनेंस का काम, ड्रोन को रिपेयर करना, अपग्रेड, उनको ट्रेन करना, मैनेजमेंट करना, सारा का सारा काम ये बाज बटालियन संभालने वाला है। तो याद रखना, अभी तक जो ड्रोन का इस्तेमाल था वो मैपिंग और सर्वेज में यूज़ हो रहा था, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा था, वीडियोग्राफी में यूज़ हो रहा था, इमरजेंसी रिस्पॉन्स में यूज़ होता था। लेकिन आज धीरे धीरे करके ड्रोन का इस्तेमाल वॉरफेयर में इस्तेमाल होने लगा है। लोग जंग में इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दूसरे को अटैक करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो उस हिसाब से हमें भी अपने आप को अपडेट करना है और ड्रोन्स चलाने के लिए एक सेपरेट यूनिट होना ज़रूरी है। तो उसी के लिए बाज बटालियन क्रिएट किया गया। फिर हमने डिस्कशन किया था एक इंपॉर्टेंट बॉडी के बारे में जिसको नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये जो फंड है इसको 2015 में एस्टेब्लिश किया गया था और शुरुआत में इसका जो मेन पर्पस था, इस फंड में 40,000 करोड़ रुपए अनाउंस करे गए थे कि ये पैसा खर्चा जाएगा देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, यानी रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट्स, हाईवेज, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए 40,000 करोड़ रुपए का ये फंड बनाया गया था। अभी नई खबर यह है कि यूनियन कैबिनेट ने इसमें 30,000 करोड़ रुपए एडिशनल डाल दिया है, यानी कि एक्स्ट्रा 30,000 करोड़ रुपीज़ आ रहे हैं इस फंड के अंदर में, जो बेसिकली हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में खर्चा जाएगा। तो NIIF की जब भी बात होती है तो याद रखिएगा ये भारत का पहला सोवरन वेल्थ फंड है। तो NIIF एक तरह का प्रोफेशनल फंड मैनेजर है जो सारा पैसा इन्वेस्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर में या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के अंदर में। तो ये जो NIIF है ये एक कोलैबोरेटिव इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म की तरह फंक्शन करता है भारत के लिए और भारत के इन्वेस्टर्स के लिए। समझ रहे हैं, इसमें बाहर से भी इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी है, लोग आकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस फंड में और इस फंड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट लगेगा, देश की इकॉनमी ग्रो करेगी, तो हम जो पैसा बाहर से इन्वेस्ट हुआ है उसका रिटर्न भी उन लोगों को देते हैं। बाकी इस फंड में याद रखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 49% ओनरशिप है, यानी भारत सरकार के पास में 49% ओनरशिप है। बाकी यहाँ पे अलग अलग प्राइवेट सेक्टर्स के पास में भी ये रोल आ जाता है। इसमें ग्राउंड फील्ड, ब्राउन फील्ड दोनों प्रोजेक्ट्स को कवर किया जाता है, यानी कि कोई प्रोजेक्ट अगर हम स्क्रैच से बना रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट बना है उसमें कुछ नई चीज़ बना रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो सभी को ये फंड करता है, याद रखिएगा, उसमें पैसा लगाता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल ये सेपरेटली फंड काम करता है, ये किसी दूसरे देश के साथ मिलकर कोलैबोरेटिवली भी काम कर सकता है। तो इसीलिए भारत का जो ये NIIF है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इन्होंने जापान के साथ में मिलकर पहला बायलेटरल फंड बनाया है, याद रखिएगा। ये पहला बायलेटरल फंड जिसका स्पेशल फोकस किस चीज़ पर है, एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन करना। और इसके लिए जापान ने बोला है हम अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे, इंडिया अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करेगा, जापान बैंक इसमें शामिल है और भारत की सरकार शामिल है। समझ गए? तो ये पहला कोलैबोरेशन फंड बनाया गया था। तो NIIF के बारे में याद रखना कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में फंडिंग की बात करता है। यूपीएससी ने 2017 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताओ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को लेकर ये दो स्टेटमेंट है, कौन सा सही है? क्या ये नीति आयोग का ऑर्गन है? बिल्कुल नहीं। याद रखना दोस्तों, ये नीति आयोग का ऑर्गन है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नीति आयोग की बॉडी नहीं है। एग्जाम में सीधा सीधा ये प्रश्न पूछ लिया गया। इसको मैनेज कौन करता है? गवर्नमेंट मैनेज कर रही है।
गवर्नमेंट का यहाँ पर एग्जैक्ट ये फंड है। तो भारत सरकार ने इसको बनाया था 2015 में, समझे, ठीक है। फिर दूसरा, इसमें 4 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाया गया था शुरुआत में। नहीं, शुरुआत में भी 40,000 करोड़ रुपए इसमें रखे गए थे, अभी तो 30,000 करोड़ रुपए इसमें और ऐड कर दिए गए। 4 लाख का कोई कॉर्पस फंड नहीं था ये। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया, नीदर वन नर टू इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, फिर हमने डिस्कशन किया था कि सरकार ने लॉन्च किया है एक प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से देश के अंदर में जो भी मदर है, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ, जो मदर एक प्रेगनेंसी की स्टेज से गुजर रही है, एक बच्चे को जन्म दे रही है, उस बच्चे ने जन्म लिया तो उसकी शुरुआती स्टेज, तो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ को ट्रैक करने के लिए सरकार ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। उस प्लेटफॉर्म को नाम दिया है PMFCT, PM फैमिली केयर ट्रैकर, याद रखिएगा। इससे क्या होगा, सारा डेटा इसके अंदर में शामिल होगा और हम इसमें उन सब महिलाओं को, उन सब छोटे बच्चों को सपोर्ट करेंगे न्यूट्रिशनली, कैसा भी सपोर्ट करना हो या कोई दूसरा वेलफेयर सपोर्ट प्रोवाइड करवाना हो तो वो सारा सपोर्ट हम लोग दे सकेंगे। जो भी लोग एलिजिबल हैं या जिनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है तो उनका डेटा इकट्ठा किया जाएगा एक प्लेटफॉर्म पर, नाम दिया गया है PMFCT। तो पूछ ले ये क्या है, तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो खासकर लॉन्च किया गया है यूनियन होम मिनिस्टर एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह जी की साइड से। इस PMFCT को लॉन्च किया गया है एज अ पायलट प्रोजेक्ट इन गुजरात। अभी गुजरात में ये पायलट प्रोजेक्ट की तरह तौर पे लॉन्च हुआ है, बाद में धीरे धीरे करके पूरे भारत में अलग अलग फेसेस में हम इसको एक्सपैंड करने वाले हैं। बाकी जो PMFCT, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है मदर की हेल्थ पे काम करना, चाइल्ड हेल्थ पे काम करना, न्यूट्रिशन, फैमिली वेलफेयर और रियल टाइम मॉनिटरिंग करना। मदर हेल्थ, छोटे बच्चे की हेल्थ, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, रियल टाइम मॉनिटर करना। तो ये क्या करता है, प्रेग्नेंट वीमेन से लेकर, मान लो कोई प्रेग्नेंट महिला है, बच्चे ने जन्म लिया, बच्चा बड़ा हुआ, ठीक है, चिल्ड्रन हुआ, उसके अलावा 18 ईयर्स तक की एज तक, यानी प्रेग्नेंट वीमेन से लेकर 18 ईयर्स तक की एज तक के सभी सेक्शंस को कवर करता है PMFCT। इनिशिएटिव क्या करता है, ये सारा का सारा मेन पर्पस है जितना भी हेल्थ रिलेटेड स्कीम्स हैं उन स्कीम्स के फायदे इन सभी लोगों तक पहुंच सकें, बेनिफिट्स इन लोगों तक पहुंच सकें, यह है मेन पर्पस। अभी गुजरात में लागू हुआ है, धीरे धीरे ऑल ओवर द इंडिया इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फिर हमने बात की थी प्रिपेयरिंग इंडिया फॉर चाइनाज मिसाइल चैलेंज। चाइना लगातार मिसाइल को बढ़ाता चले जा रहा है। चाइना के पास में मिसाइल के मामले में जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो भारत से ज़्यादा हैं, तो भारत को भी अपने मिसाइल डेवलपमेंट पे काम करना होगा। ये बात इस ऑथर ने मेंशन की थी। ऑथर हैं हरिंदर सिंह, जो एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं, याद रखिएगा। तो ये कहते हैं कि भाई आज के ज़माने के जो नए नए प्रकार के युद्ध हो रहे हैं, मॉडर्न वॉरफेयर, यहाँ पे ड्रोन वगैरह का तो यूज़ हो ही रहा है, साथ ही साथ में मिसाइल्स का भी बहुत इस्तेमाल हो रहा है, जैसा आपने वेस्ट एशिया में देखा होगा। कुछ ऐसी मिसाइलें, सस्ती पस्ती मिसाइलें, जो दुश्मन के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देती हैं बिना कोई न्यूक्लियर वेपन का यूज़ करे। और चाइना ने ऐसे 200 से ज़्यादा मिसाइल्स को भारत के बॉर्डर पर लॉन्च कर रखा है। लॉन्च मतलब उसको तैनात कर रखा है, तो उनको वो चेक करते रहते हैं, देखते रहते हैं। यानी कि चाइना के कंट्रोल के अंडर में, चाइना को किसी को बर्बाद करना हो, मान लो किसी भी देश को, दुश्मन को बर्बाद करना हो, तो दुश्मन पे एक साथ मिसाइल से दाग दो, मिसाइल्स का ग्रुप दाग दो। अब जैसे यहाँ पर ये मिसाइल गिरेगा, दुश्मन के हर एक टेरिटरी को, हर एक इंपॉर्टेंट सिस्टम को, उसका पावर स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर पावर प्लांट, सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। और एक देश में जब पावर स्ट्रक्चर वगैरह डिस्ट्रॉय होने लगता है तो यानी कि वो देश अब यहाँ पर लड़खड़ा रहा है। तो ये मिसाइल की ताकत है। तो राइटर साहब कहते हैं चाइना के पास में ऐसी तमाम मिसाइल हैं, जैसे DF-15B, DF-16, DF-21C, DF-26, उसके अलावा DF-100, CJ-1000। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। CJ-1000 हाइपरसोनिक मिसाइल वो होती हैं जो 5 गुना ज़्यादा, साउंड की 5 गुना ज़्यादा स्पीड से चल सकती हैं। इनको भेदना, हवा में मार के गिराना बहुत मुश्किल होता है। और चाइना के पास एडवांटेज है कि चाइना के पास तिब्बत वाला रीजन है। तिब्बत वाला रीजन थोड़ा सा ऊपर है और बीच में हिमालयाज आ जाते हैं, तो उस बैरियर का फ़ायदा चाइना को मिलता है। हालांकि भारत के पास में भी कुछ मिसाइल हैं, अग्नि मिसाइल है, ब्रह्मोस है, निर्भय है, LR LACM है, बट इंडिया का जो मिसाइल है इसमें इतना ज़्यादा कंप्लीटलेस नहीं है, थोड़े से कमज़ोर हैं। हमारे पास मिसाइल का स्टॉक कम है, चाइना के पास स्टॉक ज़्यादा है। कभी वॉर होता भी है तो लगातार मिसाइल दागने पड़ते हैं, आपका स्टॉक कम पड़ गया तो आप जल्दी बना भी नहीं पाओगे, प्रॉब्लम यह है। तो इसके लिए हमें सेपरेटली, जैसे चाइना ने अपने यहाँ पर एक रॉकेट फोर्स बना रखा है ना, जिसका मेन काम है केवल रॉकेट, कन्वेंशनल और न्यूक्लियर रॉकेट्स को संभालना, वैसे इंडिया को भी अपना रॉकेट फोर्स बना लेना चाहिए, जो बेसिकली यहाँ पर सारे के सारे भारत के मिसाइल्स को संभालेगा। मिसाइल की कमांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी रॉकेट फोर्स के पास में होगी।
तो इससे क्या होगा, हम चाइना वाली स्ट्रैटेजी पर ही काम करके अपने रॉकेट फोर्स को मजबूत कर सकेंगे और बाकी हमें धीरे धीरे करके अपने देश में खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना होगा कि ज़रूरत पड़े तो हम बहुत सारी मिसाइल्स को एक साथ मैन्युफैक्चर भी करने की क्षमता रखते हों। ठीक है, चलिए फिर अगला आर्टिकल है जहाँ पे रिफॉर्म 3.0 के बारे में डिस्कशन हुआ था। ये एक आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने बात की है भारत को ग्रो करना है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ़ायदा उठाना होगा। नुकसान तो हैं बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ़ायदा उठा सकते हैं हम। कैसे उठा सकते हैं? देखो आज ना भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो काफ़ी लंबे समय से 3% एनुअल जीडीपी ग्रोथ रही है। हमें इसको अगर बढ़ाना है, इसको हमें 8% समथिंग लेकर जाना है, तो हम अपने देश में नए नए इन्वेंशंस कर सकते हैं, आविष्कार कर सकते हैं, क्योंकि इनोवेशन ही आपके देश में हर एक चीज़ को बिल्ड करता है। तो इंडिया ने कुछ चीज़ों पे सक्सेसफुली काम किया, जैसे भारत में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधार, यूपीआई सिस्टम, ये सब चीज़ें बढ़िया तरीके से हिट हुई हैं। लेकिन अब क्या करना होगा, हमें और भी ढेर सारे इनोवेशंस करने होंगे, आविष्कार करने होंगे। और आविष्कार करने के लिए आपके देश के अंदर में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, आईआईएससीज हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं। उसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। तो आज होता क्या है कि ये R&D वाले जितने भी इंस्टीट्यूशन है, जब ये काम करते हैं, एआई का सहारा लेते हैं, तो एआई में टोकन का प्रोसेस एक लिमिट है। एक लिमिट तक ही आप रिसर्च को डेप्थ तक लेकर जाओगे, उसके बाद यहाँ पर नहीं कर सकते। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट अपनी साइड से पैसा खर्च करके हमारे देश के कम से कम टॉप 100 रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए एआई को फ्री कर सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, बट R&D के पास में एक पावर आ जाएगी कि वो डीपली हर एक चीज़ के ऊपर में रिसर्च कर सकें, नए इनोवेशन कर सकें। इसी के लिए आर्टिकल में ऑथर साहब ये भी कहते हैं कि भाई भारत ऑलरेडी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत कम पैसा खर्च करता है। हम अपने जीडीपी का केवल 0.65% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं, जबकि चाइना 2.4% करता है, यूएसए 3.5%, साउथ कोरिया 4.9% एंड इजराइल 5.4% खर्च करता है। तो इंडिया को ज़रूरत है लगभग $49 बिलियन एनुअली खर्च करने की। हर साल हम $49 बिलियन के हिसाब से खर्च करें खाने पीने की चीज़ों पर, सॉरी खर्च करने की नहीं, हम खर्च कर रहे हैं ऑलरेडी। आज हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं, फूड, फर्टिलाइजर सब्सिडीज ये सब दी जा रही है, इस पर $49 बिलियन ऑलरेडी खर्च कर रहे हैं। और अगर एआई टोकन्स भी अगर हम लोग देंगे, यानी एआई टोकन अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए फ्री कर दिया जाए, तो इसमें जो खर्चा है केवल $2 बिलियन का आएगा। जीडीपी का $2 बिलियन या जीडीपी का केवल 0.06% के हिसाब से खर्चा होगा और यहाँ पे काम हो जाएगा। इससे हमारे देश में इनोवेशन इंडस्ट्री मजबूत होगी, है ना। हम नई नई टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप कर सकेंगे। इसके लिए इनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इन इंस्टीट्यूशंस को कि हाँ भाई एआई में एक टोकनाइजेशन की लिमिट है। समझ रहे हैं? आई होप आपको यहाँ पर ये क्लैरिटी मिल चुकी है। तो नेशनल एआई टोकन पॉलिसी हम लोग बना सकते हैं, जिससे अपने देश में कुछ इंस्टीट्यूशंस के लिए एआई को फ्री कर सकते हैं और उसका पेमेंट करेगी गवर्नमेंट। फिर आर्टिकल डिस्कस किया था हम लोगों ने, जहाँ पे बात हो रही थी कि भाई जो इंडिया है वो अपने, अभी आपने पता है बहुत सारी खबर फैली थी कि भाई इंडिया ने अपने 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डिप्लॉय कर दिया है, तैनात कर दिया है। तो तैनात करना मतलब क्या होता है? ये जो डिप्लॉयमेंट है, न्यूक्लियर वेपन को डिप्लॉय करने का मतलब क्या होता है? देखो, जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं इसमें खासकर हम लोग न्यूक्लियर वॉरहेड बनाते हैं। मान लो हमारा एयरक्राफ्ट है, तो एयरक्राफ्ट में न्यूक्लियर वॉरहेड लगता है जिसको हम अलग रखते थे, मिसाइल में वॉरहेड लगता है जिसको हम अलग रखते थे। तो बस खाली हमने 12 ऐसे न्यूक्लियर वॉरहेड है जिनको फिट कर दिया है कि तुरंत अगर अटैक करना हो तो कर सकते हैं। हालांकि भारत की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो बदली नहीं है, ये याद रखना। हुआ यह है कि सिपरी की हाल ही में रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में बताया गया कि इंडिया के पास में 190 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और इन 190 न्यूक्लियर वॉरहेड्स में से 12 न्यूक्लियर वॉरहेड अपने बॉर्डर पर तैनात कर दिए हैं, ऑपरेशनली डिप्लॉय कर दिए हैं। ऑपरेशनली डिप्लॉय करने का मतलब यह है कि वॉरहेड्स को ऑलरेडी सिस्टम के साथ में जोड़ दिया गया है। तो अब इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मान लो किसी ने हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर दिया, तो हम पे पहले इंतज़ार करना पड़ता कि हम जहाँ पे हमने न्यूक्लियर वॉरहेड रखा है उसको लाते, अपने सिस्टम के साथ फिट करते, फिर उसको यहाँ पे लॉन्च करते। बस हमने सेट कर लिया है कि भविष्य में ज़रूरत पड़े तो हम रिटेलिएशन में तुरंत अटैक कर सकते हैं। हालांकि भारत की जो पॉलिसी है न्यूक्लियर वेपन को लेकर, आज भी वही सेम पॉलिसी है, नो फर्स्ट यूज़ वाली पॉलिसी। हमने कह रखा है कि हम कभी भी पहले न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। किसी भी देश के साथ युद्ध हो जाए, अगर वो देश न्यूक्लियर वेपन का यूज़ करेगा तो उसके बाद ही हम यहाँ पर सेकंड लेवल पर उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे, बाद में उसके ऊपर अटैक करेंगे।
और अटैक करने के लिए हमने अरिहंत क्लास की सबमरीन बना रखी है, जिसके पास में क्षमता है अटैक करने की, क्योंकि किसी दुश्मन देश ने हम पे न्यूक्लियर अटैक कर भी दिया तो वो ज़मीन पर होगा। तो ये सबमरीन बाकी काम संभालेगा, दूसरी बार उस देश पे अटैक करना है तो इस सबमरीन से न्यूक्लियर अटैक हम कर सकते हैं। समझ गए? तो ये सिपरी की रिपोर्ट है। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है। अभी न्यूक्लियर वेपन के मामले में, न्यूक्लियर वॉरहेड के मामले में भी चाइना यहाँ पर भी इंडिया से बहुत आगे है। चाइना के पास में लगभग 620 न्यूक्लियर वॉरहेड्स करंट समय पर प्रेजेंट है। फिर हमने डिस्कशन किया था एक वल्चर के बारे में, जिसको हम बोलते हैं वाइट रम्प्ड वल्चर। तो एक वाइट रम्प्ड वल्चर है जिसके ऊपर में रेडियो जो टेलीमेट्री होता है वो लगाया गया था, एक डिवाइस होता है उसको लगाया गया है। एक सेकंड रुको, अगर दिखे तो मैं आपको जूम करके शो करूं। फिलहाल नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ना एक डिवाइस लगा हुआ है रेडियो टेलीमेट्री, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इस वल्चर को, इस गुद्द को ट्रैक कर सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ जा रहा है। तो भाई ट्रैक कर ही रहे थे कि इतनी देर में तमिलनाडु के अंदर में ये बिजली की तारों से टकरा जाता है और ये मर जाता है। यह है वाइट रम्प्ड वल्चर, याद रखना, जो भारत में मिलता है, लेकिन बहुत कम है, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है। ये कैसे अंदाज़ा लगेगा? इनका आईयूसीएन स्टेटस देखकर। तो वाइट रम्प्ड वल्चर आज आईयूसीएन के अंदर में क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किए गए हैं, यानी ये प्रजाति बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। अगर हमने इनकी प्रोटेक्शन नहीं करी तो पूरी तरह से ये प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। तो आपने पहली चीज़, इसका साइंटिफिक नेम याद रखना है, जिप्स बेलेंगेनेसिस। इसको कई बार इंडियन व्हाइट बैक्ड वल्चर भी कहा जाता है। और अब क्योंकि इंडियन व्हाइट बैक्ड वल्चर कहा जाता है तो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, क्या बताओ कि ये केवल भारत में मिलता है, तो आप कहोगे नहीं। भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, कैम्बोडिया, सदर्न वियतनाम, ये सब कंट्रीज हैं जहां पर दोस्तों ये व्हाइट रम्प्ड वल्चर पाए जाते हैं। याद रखिएगा, व्हाइट रम्प्ड वल्चर की पॉपुलेशन एक ज़माने में अच्छी खासी हुआ करती थी। 1980s में मिलियंस के आसपास यहाँ पर ये हुआ करते थे, लेकिन आज बहुत ज़्यादा कम ये वल्चर दिखाई देते हैं। रिसेंटली एक वल्चर की जान भी गई है, जिस वजह से न्यूज़ में उसका आईयूसीएन स्टेटस, याद रखना, क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको कवर कर रखा है। फिर हमने यहाँ पर एक टॉर्टोइस के बारे में डिस्कशन किया था, पीआईबी में चर्चाओं में था, क्योंकि जब प्रधानमंत्री की विजिट सीचल्स में हुई थी तो उस समय पर वो एक टॉर्टोइस को घास फूस खिला रहे थे, जिस वजह से वो वीडियोस, वो फोटोज लगातार वायरल हुए। और हमें एग्जाम के लिए पढ़ना होगा इस टॉर्टोइस के बारे में। इसको बोलते हैं एल्देब्रा जायंट टॉर्टोइस। देखो, दुनिया के सबसे ज़्यादा जीने वाले और सबसे उम्र में बड़े और साइज में सबसे बड़े टॉर्टोइस कहाँ पे मिलते हैं? गैलापेगोस आइलैंड्स में। उनके बाद अगर दुनिया में सबसे बड़े साइज के कोई लैंड टॉर्टोइस हैं तो वो यहाँ पर हैं आपके सामने वाले प्रेजेंट एल्देब्रा जायंट टॉर्टोइस। टॉर्टोइस और टर्टल में फ़र्क होता है मेरे दोस्त। टॉर्टोइस ज़मीन पे ज़्यादातर रहता है, टर्टल पानी में ज़्यादातर रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया? आप टॉर्टोइस को पानी में डाल दोगे, ये समझ के, जब हमें नॉलेज कम होती है कि हमें ये टॉर्टोइस है, इसको, ये ज़मीन पे रहता है, इसको पानी में डाल दोगे कि नहीं पानी में रहेगा, पानी में रहेगा, हम उसको बचा रहे हैं, मर जाएगा वो पानी में। ठीक है, आप ध्यान में रखना दोस्तों, ये जो सेकंड लार्जेस्ट एल्देब्रा जायंट टॉर्टोइस है, सीचल्स में मिलता है, सेकंड लार्जेस्ट टॉर्टोइस है इन द वर्ल्ड, गैलापेगोस के बारे, गैलोपेगोस के बाद। ठीक है, उसके अलावा इसमें जो मेल्स हैं ये थोड़े से ज़्यादा बड़े होते हैं साइज़ में, उनकी पूंछ जो होती है वो ज़्यादा मोटी होती है। लाइफ स्पान की बात करेंगे तो ये जो एल्देब्रा टॉर्टोइस है 100 से ज़्यादा साल जीते हैं, लगभग 150-150 साल तक यहाँ पर ये टॉर्टोइस जी जाते हैं। आईयूसीएन के अंदर में वल्नरेबल कैटेगरी में है, खतरे में है, बट ज़्यादा खतरे में नहीं है। ठीक है, अभी जो हमने ऊपर वल्चर डिस्कस किया था, वाइट रम्प्ड वल्चर, वो ज़्यादा खतरे में, वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए भाई आगे सुनिए। फिर हमने डिस्कशन किया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में, जिसका नाम है स्कीम फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री। भारत के अंदर में जो मेडिकल डिवाइस हैं या मेडिकल कंपोनेंट्स हैं, स्पेशली उसकी मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने के लिए ये जो स्कीम है, ये इसको सरकार लेकर आती है। तो ये स्कीम काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के अंडर में। याद रखना, ये डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर में आता है। तो ये जो SMDI है, स्कीम फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री, ये क्या करता है दोस्तों? इसका मेन पर्पज़ है भारत के अंदर में जो मेडिकल डिवाइसेस हैं, आज ये मेडिकल डिवाइस हम लोग इंपोर्ट करते हैं अलग अलग कंट्री से, लेकिन इस स्कीम के ज़रिए सरकार फाइनेंशियल सपोर्ट करती है ताकि ये जो जितने मेडिकल डिवाइसेस हैं इनकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो सके, हम अपने देश में इनको खुद से बना सकें। तो फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाता है ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरीज़ में इसको लेकर ज़्यादा पैसा खर्च किया जा सके। डिज़ाइन एंड टेस्टिंग सेंटर्स, एनिमल लैब्स, उसके अलावा कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे हम लोग ज़्यादा पैसा खर्च कर सकें, ये हमारा एग्जैक्टली मेन पर्पज़ होता है। ठीक है, इसमें कुछ सब्सिडीज़ वगैरह गवर्नमेंट देती है ताकि मेन पर्पज़ बस खाली इसका इतना है, मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके, सस्ती हो सके, खुद से बना सके और इंपोर्ट करना ना पड़े। इसी के लिए SMDI जो स्कीम है
वो यहाँ पर रिसेंटली न्यूज़ में बनी हुई थी। फिर नगोरी अश्वगंधा चर्चाओं में था, प्राइम मिनिस्टर ने नगोरी अश्वगंधा के बारे में डिस्कशन किया था, जिस वजह से ये चर्चाओं में है। और अभी इसी साल 2026 में नगोरी अश्वगंधा को जीआई टैग भी मिला है। राजस्थान का सेकंड एग्रीकल्चरल जीआई टैग प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा। इससे पहले सोजत मेहंदी थी जिसको ये जीआई टैग मिला था। अब ये नगोरी अश्वगंधा सेकंड आइटम है, एग्रीकल्चरल आइटम राजस्थान का, जिसको जीआई टैग मिला है 2026 में। प्राइम मिनिस्टर इसके बारे में चर्चा करते हैं, जिस वजह से ये न्यूज़ में है। अश्वगंधा के फायदे अपने आप में बहुत ज़्यादा हैं भाई। डायबिटीज़ को कंट्रोल करना, बीजेपी कह रहा हूँ बीपी ब्लड प्रेशर को सपोर्ट करना, ठीक है। जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं उनको रिलैक्स करने का काम करना, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, ब्रेन नर्व की प्रोटेक्शन करना, उसके अलावा फर्टिलिटी, सेक्सुअल वेलबींग, जॉइंट पेन्स, हार्ट हेल्थ, इन सब के लिए जो अश्वगंधा है ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। यहाँ पर आप देखोगे जो नगोरी अश्वगंधा है ना, इसके जो रूट्स वगैरह हैं ज़्यादा लंबे हैं, ज़्यादा थिकर रूट्स आपको देखने को मिल जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है विदैनिया सोमनीफेरा, और इंडिया में इसको इंडियन जिनसेग या इंडियन विंटर चेरी के नाम से भी जानते हैं। आज ये जो अश्वगंधा है इसको साउथ एशिया, अफ्रीका और सेंट्रल एशिया वाले रीजन में मेजरली ग्रो किया जाता है। अच्छा, आपने ये ज़रूर से याद रखना है कि अश्वगंधा के बारे में जो चर्चाएं हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि अभी से कोई नई चर्चा हो रही है। अश्वगंधा के बारे में बहुत टाइम पहले से चर्चाएं होती हैं। सबसे पहली बार अश्वगंधा के बारे में मेंशन किया गया था पुनर्वासु अत्रेया में। उसके बाद चरक संहिता में इसके बारे में डिस्क्राइब करा गया है, सुश्रुत संहिता में डिस्क्राइब किया गया है, अष्टांग हृदय, भाव प्रकाश निघंटु, ये सब वो डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ जहाँ पर अश्वगंधा के बारे में बताया गया है कि अश्वगंधा के ये सारे बेनिफिट्स हैं। स्ट्रेस को मैनेज करता है, कॉर्टिसोल लेवल्स को कम करता है, बैलेंस को रीस्टोर करता है। चलो, अब ये तो हमने समझा कि भाई अफ्रीका, उसके अलावा सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, इन रीजन्स में ये ज़्यादातर अश्वगंधा ग्रो किया जाता है। अफ्रीका नहीं, साउथ एशिया। तो यहाँ सभी जगह पर, अफ्रीका में भी है, बट यहाँ सभी जगह पे जब अश्वगंधा ग्रो करता है तो हम बात कर रहे हैं इंडिया में कि भाई इंडिया में मेजरली कहाँ कहाँ पे अश्वगंधा सबसे ज़्यादा ग्रो करता है। तो भारत के अंदर में हमारा मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान है, राजस्थान का ही ये नगौरी अश्वगंधा है। फिर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, जहाँ जहाँ पे अश्वगंधा ग्रो किया जाता है। फिर बात आती है एक्सरसाइज रिम्पैक्ट 2026 के बारे में। दुनिया का एक लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, 30 से ज़्यादा कंट्रीज इसके अंदर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रिम्पैक्ट का मतलब है रिम ऑफ द पैसिफिक। इस एक्सरसाइज को यूएसए की नेवी जो है होस्ट कर रही है। हर 2 साल में एक बार अभ्यास होता है। इस बार अभ्यास यहाँ पर यह हो रहा है 2026 का, ये 30वां एडिशन है। इंडिया भी अपनी इंडियन नेवी को लेकर पार्टिसिपेट कर रहा है। आपसे पूछ ले गए एक्सरसाइज रिम्पैक्ट के बारे में, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मेन ऑब्जेक्टिव है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन को प्रमोट करना। हमारा इंडो पैसिफिक रीजन ज़्यादा फ्री रहे, ओपन रहे, ये हमारा पर्पज़ है। उसके अलावा इसमें 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ मिलकर पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो मेजर एक्टिविटीज़ में दुश्मन की पनडुब्बी को कैसे डिस्ट्रॉय करना है, एयर डिफेंस सिस्टम को यहाँ पर कैसे चलाना है, मिसाइल प्रोफिशिएंसी, इन सब चीज़ों में यहाँ पर हेल्प करता है, इन सब कंट्रीज़ को लेकर आता है, जिससे हम समुद्र की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन कर सकें, सुरक्षा कर सकें। ठीक है। फिर अगला आर्टिकल आता है जो बात करता है एग्जैक्टली K9 वज्र-T के बारे में। तो इंडिया और साउथ कोरिया ने मिलकर साथ में डील की है कि K9 वज्र-T को हम बनाएंगे। इंडिया साउथ कोरिया के बीच में एक डिफेंस एग्रीमेंट भी है जिसको हम लोग काइंड एक्स के नाम से जानते हैं। K9 वज्र-T क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, एक हाउइट्जर गन है जो एक टैंकर पे लगाई गई है। ये इस तरीके से फिट की गई है कि ये ऊपर का जो ये बैरल गन है ये चारों तरफ कभी भी बहुत आराम से घूम सकता है बिना पूरे गाड़ी को मूव करे। तो ये साउथ कोरिया के अंदर में भी इस प्रकार की गन है जिसको बोलते हैं K9 थंडर। तो साउथ कोरिया के K9 थंडर का ही वर्जन है यहाँ पर ये K9 वज्र-T, याद रखना। तो आपसे पूछ ले क्या है, एक हाउइट्जर आर्टिलरी सिस्टम जिसमें 155 mm 52 कैलिबर की एक गन लगाई गई है। इंडियन आर्मी के लिए इसको डिज़ाइन करा गया है, स्पेशली जो रेगिस्तान वाले रीजन है, प्लेन रीजन है या हाई ऑल्टीट्यूड रीजन है, वहाँ सभी जगह पर हम लोग इस गन का यूज़ आराम से कर पाएंगे। ठीक है। ये हाई एक्सप्लोसिव अटैक कर सकता है ना। इसमें 15 सेकंड में 3-3 राउंड्स फायर कर सकता है, या आप कह सकते हैं 6 से 8 राउंड्स पर मिनट ये फायर कर सकता है लगातार 3 मिनट तक। और इसकी रेंज सबसे खतरनाक है, वो है 50 किलोमीटर। दुश्मन 50 किलोमीटर की दूरी पर है, उसको भी डिस्ट्रॉय करने की क्षमता है इस K9 वज्र-T के बारे में। उसके अलावा इसका एक जीरो रेडियस टर्न देखने को मिलता है जो मैं आपको बता चुका हूँ। यानी ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये अलग है, ये वाला जो हिस्सा है ऊपरी भाग वाला ये सेपरेट है, इस पे ही गन माउंट कर रखी है। ये ऊपरी वाला हिस्सा चारों तरफ आराम से कभी भी घूम सकता है, तो इसके लिए पूरी गाड़ी को घुमाने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने डिस्कशन किया था अबाउट गल्फ रेमिटेंसेस कि भाई अप्रैल के महीने में जो गल्फ रीजन में
काम करते हैं भारत के लोग, भाई इंडिया के बहुत सारे लोग हैं जो पूरे गल्फ रीजन में फैले हुए हैं, सऊदी अरेबिया में, यूएई में काम कर रहे हैं, वो कमा कमा के अपने परिवार वालों को पैसा भेजते हैं। तो जो वहाँ से वो कमा के अपने परिवार को पैसा भेजते हैं उसको हम लोग कहते हैं रेमिटेंस। तो अभी सिचुएशन खराब चल रही है उस रीजन में। उस खराब सिचुएशन को देखते हुए हमने ये अनुमान लगाया था कि भाई अप्रैल के महीने में इतना सारा रेमिटेंस नहीं आएगा, लोग इतना पैसा अपने परिवार को नहीं भेजेंगे। वो अनुमान गलत निकला और पता चला कि भाई वेस्ट एशिया क्राइसिस होने के बावजूद भी जो इस बार रेमिटेंसेस आए हैं वहाँ गल्फ रीजन से भारत के अंदर में ये और भी ज़्यादा हैं। ये रेमिटेंसेस $16 बिलियन के आसपास पहुंच गए हैं अप्रैल 2026 में। इतना लोगों ने पैसा भेजा है अपने परिवार वालों को इंडिया के अंदर में। ठीक है, तो ये रिपोर्ट किसकी है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर की मंथली इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट है, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स तैयार करता है। उनने बोला कि भाई रेमिटेंसेस इस बार बहुत ज़्यादा आए हैं, भले ही वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट क्यों ना हो। रेमिटेंसेस क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ। रेमिटेंसेस आर द मनी सेंट बाय ओवरसीज वर्कर्स टू देयर फैमिलीज इन देयर होम कंट्री। समझ गए? फिर हम लोगों ने यहाँ पर एक पर्टिकुलर रूट के बारे में डिस्कशन किया था, सिस्टम के बारे में बात की थी, इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में। ठीक है, एक नया जस्टिस सिस्टम बनाया जा रहा है जो अगले साल 1 जुलाई 2027 तक रेडी हो जाएगा, जहाँ पे क्राइम को लेकर सारी की सारी डिटेल्स एक ही प्लेटफॉर्म पर अपलोड की जाएगी। तो आईसीजीएस की जब हम लोग बात करते हैं इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें हम कर क्या रहे हैं? इसमें हम पुलिस, अपने कोर्ट, जेल, प्रोसिक्यूशन, फॉरेंसिक लैब सबको एक ही प्लेटफॉर्म से जोड़ देंगे और ये काम होगा 1 जनवरी 2027 तक। और जो भी डिटेल्स इकट्ठी होंगी इन सब सेक्टर्स को लेकर, वो सारा का सारा डेटा कहाँ पे स्टोर होगा? एक गवर्नमेंट क्लाउड के अंदर में। उस गवर्नमेंट क्लाउड को एक नाम दिया गया है मेघराज। इसमें सारा डेटा होने वाला है, याद रखिएगा। ठीक है, जो नए नए केसेस आ रहे हैं बीएनएस वगैरह के अंडर में, वो सारा डेटा। और बताया ये भी गया है कि पिछले 2 सालों में लगभग 74 लाख से ज़्यादा एफआईआर रजिस्टर हुई हैं भारतीय न्याय संहिता में। भारतीय न्याय संहिता जो पहले बेसिकली आईपीसी के नाम से, इंडियन पिनल कोड के नाम से जाना जाया करता था। ठीक है, तो अब करना क्या है? हमें सारे के सारे जितने भी एफआईआर्स हैं इनको डिजिटली ट्रांसमिट करना है, डिजिटली स्टोर करना है, सारा डेटा इकट्ठा करना है। जीरो एफआईआर्स जो रजिस्टर होती हैं, भाई जीरो एफआईआर्स क्या होती हैं? ये आपको पता है कि मान लो जिस जगह पे क्राइम हुआ है, जिसके साथ में हादसा हुआ है, वो विक्टिम चाहता है कि भाई जल्दी से इस केस को पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करवा दूं। अब उसे एक बगल में पुलिस स्टेशन दिख रहा है, लेकिन उस पुलिस स्टेशन के पास में उस एरिया का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, यानी कि उस एरिया का वो पुलिस स्टेशन नहीं है, उस एरिया का पुलिस स्टेशन थोड़ी सी दूरी पर है। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर उसको उसी पुलिस स्टेशन में ही एफआईआर लिखवानी है जो थोड़ी सी दूरी पर है, उस एरिया का बिलोंग करता है। वो तो पास वाले पुलिस स्टेशन में लिखवा देगा, भले ही उसके पास में उस एरिया का ज्यूरिसडिक्शन हो या ना हो, तो वो जीरो एफआईआर लिखवाएगा। अब इससे क्या होगा? जहाँ पे उसने जीरो एफआईआर लिखवाया है वो उस एफआईआर को ट्रांसमिट कर देंगे कॉल करके उस वाले पुलिस स्टेशन के पास में, जिस पुलिस स्टेशन के पास उस एरिया का ज्यूरिसडिक्शन है जहां पे वो क्राइम हुआ है। तो ये होता है जीरो एफआईआर, यानी कि एफआईआर रजिस्टर करवाने का एक बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट तरीका। इसमें भाषणी ऐप भी शामिल किया गया है जहां पे जीरो एफआईआर को अलग अलग भाषाओं में ट्रांसमिट भी किया जाता है, ट्रांसलेट कर लिया जाता है, याद रखिएगा। तो ये सारा डेटा एक जगह पे इकट्ठा करने की बात हो रही है, उसके लिए इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनाने की बात हो रही है। ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम आएगा इंटरनेट कनेक्टिविटी का, बट ये सिस्टम जब तैयार हो जाएगा तो सारा डेटा सरकार के क्लाउड बेस में स्टोर होगा। क्लाउड बेस का नाम मेघराज रखा गया है। फिर हमने डिस्कशन किया था कि भाई भारत के अंदर में बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स की नई नई प्रजातियां मिली हैं। 2025 में ये डेटा आ चुका है। हर साल जैसे अभी 2026 में जितनी भी नए नए प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ मिलेंगी, इनका डेटा अगले साल पब्लिश होगा, वो भी जुलाई के महीने में। अभी क्या है, हमारे पास 2025 का डेटा पब्लिश करा गया है। तो 2025 में 709 ऐसी प्रजातियां हैं जो जानवरों की, कीड़े मकोड़ों की प्रजातियां भारत में डिस्कवर करी गई हैं। समझ गए? जिसमें से 483 साइंस के लिए नई हैं और 226 यहाँ पर भारत के लिए नए रिकॉर्ड्स हैं। और इसके साथ में इंडिया के अंदर में टोटल जो जीव, ये जितने भी यहाँ पर एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स, इनकी जो स्पीशी है, इनका नंबर लगभग हो चुका है 1,05,953। तो इंडिया में 2025 में कितनी स्पीशीज फाउंड करी गई हैं? 709। और पेड़ पौधों की कितनी प्रजातियां पाई गई हैं दोस्तों? 353, याद रखना। अब 2 चीज़ें और याद रखनी है। सबसे पहला, सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिला है? तो जब एनिमल डिस्कवरीज की बात आती है तो केरला में सबसे ज़्यादा ये जानवर पाए गए हैं, कीड़े मकोड़े पाए गए हैं। और जब प्लांट्स की बात होती है तो वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर में पाए गए हैं। एनिमल में जो कीड़े होते हैं जिसको बोलते हैं हिम्नोप्टेरा,
ये मतलब जो वॉस्प होती हैं, बीज होती हैं, मधुमक्खियाँ वगैरह होती हैं, वो वाली प्रजातियाँ ये सबसे ज़्यादा डिस्कवर की गई हैं इस बार भारत के अंदर में 2025 में। तो ये डिटेल्स हो गई हमारे सामने फॉनल और फ्लोरल सर्वे की। फिर हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था यहाँ पर जिसमें बात हो रही थी भाई यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन ने थोड़ा जोर दिया वर्ल्ड बैंक के ऊपर में, जिसकी वजह से वर्ल्ड बैंक ने अपने कुछ जो प्रोजेक्ट्स से उनको विड्रॉ कर लिया है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के दौरान वर्ल्ड बैंक को बनाया गया था वॉशिंगटन डीसी के अंदर में। इसका मेन उद्देश्य था दुनिया में गरीबी कम करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट करना और इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करना। और आज वर्ल्ड बैंक के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस आते हैं, याद रखिएगा। इंस्टीट्यूशंस की जब मैं बात करता हूँ तो इन 5 संस्थानों को आपको याद रखना है। ये 5 संस्थान वर्ल्ड बैंक के अंडर में काम करते हैं। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फिनांस कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये 5 इंस्टीट्यूशंस हैं जो वर्ल्ड बैंक के दायरे में आते हैं। इसमें से ऊपर वाले IBRD और IDA दोनों को मिलाकर ही वर्ल्ड बैंक बनता है, याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक इन दोनों ग्रुप्स को फॉर्म कर दोगे तब यहाँ पर वो कहलाता है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि आज ना वर्ल्ड बैंक दुनिया भर में जो क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान है उसको रन करता है। यानी कि कोई भी कंट्री अगर प्रदूषण से लड़ने के लिए काम कर रही है तो उनको फंडिंग प्रोवाइड करवाता है, उनके प्रोजेक्ट्स में सपोर्ट करता है। कि मान लो कोई प्रोजेक्ट है उसमें 100% का जो पैसा लग रहा है उसका 35% से 45% यहाँ पे, पहले 35% करता था, अब उन्होंने 2023 में कह दिया कि 45% फंडिंग हम करेंगे, आप अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ, यूएस ने इसको अपोज किया और अब यहाँ पर वर्ल्ड बैंक जो है अपने इस मामले को विड्रॉ कर रहा है और वो कह रहा है अब हम इतनी जल्दी फंडिंग नहीं करेंगे, पहले सर्वे किया जाएगा, देखा जाएगा कि कौन सा प्रोजेक्ट आप लगा रहे हैं उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, सारे टारगेट्स को वो मीट कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके बाद ही फंडिंग दी जाएगी। तो बस ये था मैटर। फिर हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था भाई इंडियन आर्मी के विजय रोड मैप के बारे में, याद होगा काफ़ी चर्चाओं में है कि भाई भविष्य के हिसाब से हम लोग एक विजय रोड मैप तैयार कर रहे हैं अपने आर्मी को अगर मजबूत करना है तो हमारे जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, आर्मी स्टाफ जनरल जिनका नाम है धीरज सेठ, इन्होंने वेडनेसडे में एक नया रोड मैप प्रेजेंट किया है हमारे सामने जिसका नाम है विजय। तो आपसे पूछ ले विजय क्या है, तो ये भारत की आर्मी को भविष्य में और मजबूत करने के लिए प्रोग्राम रेडी किया गया, विजन रखा गया है। ठीक है, गोल है इंडिया की आर्मी को और मजबूत बनाना, मल्टी डोमेन वॉरफेयर के लिए तैयार करना। विजय की फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा वी का मतलब है विजिलेंस, यानी कि हमारे बॉर्डर पर अलर्टनेस बढ़ाना, बॉर्डर पर निगरानी को इंप्रूव करना। आई से इनोवेशन, ठीक है। जे से जॉइंटनेस एंड इंटीग्रेशन, ए से आत्मनिर्भरता और उसके बाद वाई से योद्धा फर्स्ट, ठीक है, कि सोल्जर वेलफेयर पे ध्यान देना। आत्मनिर्भरता का मतलब है जो वेपन्स इस्तेमाल हो रहे हैं देश में वो हम खुद से बनाए हुए वेपन्स का यूज़ करें। जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन की जब बात आती है तो हम लोग बात कर रहे हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स के बीच में एक मेल मिलाप बना रहे, एक कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस विजय प्रोग्राम को रन करते हैं। इसके बारे में याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूछ सकता है आप लोगों से कि विजय प्रोग्राम किस चीज़ से एसोसिएटेड है, तो भारत की आर्मी को ज़्यादा मॉडर्नाइज करने के लिए ये हमने टारगेट रखा हुआ है। फिर एक आर्टिकल है जहाँ पर बात हो रही है स्काइजोथोरेक्स पेल्जेमी के बारे में। भाई हुआ क्या है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर में कुछ लोगों ने मिलकर इस मछली को जिसका नाम है स्काइजोथोरेक्स पेल्जेमी, या इसको हम ट्रांसकैपियन मरिंका के नाम से भी जानते हैं, या फिर अरुणाचल प्रदेश में जो नाइशी लैंग्वेज है उसमें इस मछली को नगार सिंह के नाम से भी जानते हैं। तो भाई एक्चुअली में हुआ यह है कि इस मछली को बचाने के लिए इन्होंने इसके ओरिजिनल हैबिटेट से हटा के दूसरी नदी के अंदर में छोड़ दिया है ताकि इसकी प्रजाति पनपती रहे। इस वजह से ये न्यूज़ में। आपने क्या याद रखना है कि भाई स्काइजोथोरेक्स पेल्जामी जो है ये जहाँ पर भी पाई जाती है वो एक बायो इंडिकेटर का काम करती है। यानी जहाँ पर भी ये मछली मिलेगी वहाँ पर हमको ये दिखाई देगा कि वहाँ का पानी बहुत ज़्यादा साफ है, ठंडा है। ठीक है, तो क्योंकि फ्रेश वाटर में रहना ये पसंद करती है, फ्रेश वाटर नहीं होगा तो ये मछली वहाँ पर पनपेगी नहीं। और IUCN के अंदर में इसको लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में कवर किया गया है। जो मैं वर्ड यूज़ करता हूँ लीस्ट कंसर्न कैटेगरी, यानी कि अच्छी खासी पॉपुलेशन अवेलेबल है, बट इंडिया के अंदर में इतनी अच्छी खासी पॉपुलेशन अवेलेबल नहीं है, इसलिए इंडिया में इसकी प्रोटेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। फिर हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि भाई भारत को ज़्यादा कंटेनर्स की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई वेस्ट एशिया में बहुत सारे जहाज़ अटके पड़े हैं और जहाज़ अटकने की वजह से बहुत सारे जो कंटेनर्स हैं वो उसी जगह पर आज एक जगह पर सीमित हैं। कंटेनर्स क्या होते हैं? ये वो मेटल के बड़े बड़े बॉक्सेस जिसमें सामान रखकर दुनिया भर में व्यापार होता है। ये बॉक्सेस का एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है, इंटरनेशनल साइज़ होता है, याद रखिएगा। वो साइज़ है 20
फुट इक्विवेलेंट यूनिट। तो 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट इसका साइज है, यानी कि इस साइज का ये डब्बा होता है, ठीक है, जो हम लोगों ने डब्बा बनाया है। अब इस साइज को यहाँ पर बनाया इसलिए गया है ताकि यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर साइज है इसको हम कहीं पर भी अपने जहाज़ में रखना चाहें जहाज़ में रख लें, ठीक है, ट्रक में रख के ले जाना चाहें तो ट्रक में रख के ले जाएं। ये हमारा एग्जैक्टली मेन पर्पज़ होता है, समझे। तो हुआ क्या भाई, आज मार्केट में इसका शॉर्टेज हो गया। शॉर्टेज की वजह से व्यापार महंगा हो गया है। तो हमारे छोटे छोटे जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है वो इस झटके को नहीं झेल सकते। पहले से वो छोटी छोटी इंडस्ट्री है, वो थोड़े लेवल पर कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, है ना। तो एमएसएमईज को झटका लगा है एक कि भाई व्यापार महंगा हो गया क्योंकि कंटेनर का शॉर्टेज हो गया है। कंटेनर फंसे पड़े हैं पर्शियन गल्फ में वॉर की वजह से, इस वजह से। तो अब यहाँ पर हमारे लिए समाधान क्या निकलता है कि भाई इंडिया को अपने खुद के कंटेनर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। हम प्रोडक्शन करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते, बट चाइना के कंपैरिजन में बहुत कम करते हैं। हर साल इंडिया में 10,000 से 30,000 कंटेनर्स बनाए जाते हैं, बट चाइना में 25 लाख से 30 लाख कंटेनर्स हर साल ये लोग बनाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंडिया में ज़्यादा लगती है, तो इस वजह से कई बार ये कंटेनर्स हम लोग चाइना से इम्पोर्ट भी करते हैं। और जब बाहर से इम्पोर्ट करते हैं तो चाइना को रेंट देना पड़ता है, और रेंट देने की वजह से यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ जाता है, इम्पोर्ट के ऊपर निर्भरता बढ़ जाती है, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाता है, और यहाँ पर इनएफिशिएंसी भी काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। तो याद रखिएगा, ये जो कंटेनर्स हैं आज दुनिया भर में व्यापार का बैकबोन है। ये कंटेनर ना हो तो दुनिया भर में व्यापार ही नहीं हो पाएगा। इसलिए कई बार ग्लोबलाइजेशन में अनटोल्ड स्टोरी के नाम से यहाँ पर हम कंटेनर्स को जानते हैं। तो कंटेनर का जो स्टैंडर्ड यूनिट है, जो यहाँ पर एग्जैक्ट साइज है, वो क्या है, 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट। याद रखिएगा, इतने बड़े कंटेनर होते हैं, ठीक है, जिसका इतना ही साइज होना ज़रूरी है अगर इसको इधर से उधर ट्रैवल करवाना है तो। फिर हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जहां पर कोल केमिस्ट्री कैपेबिलिटी के बारे में बात हो रही थी कि भाई वेस्ट एशिया के क्राइसिस की वजह से ऑथर साहब ने बोला कि कच्चे तेल की कमी पड़ गई क्रूड ऑयल की। अब कच्चे तेल की मार को इंडिया ने थोड़ा बहुत झेला क्योंकि हम आज लोग इथेनॉल वगैरह मिलाते हैं तेल के अंदर में। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हमारे पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स वगैरह हैं, है ना, जहाँ पे क्रूड ऑयल वगैरह को मिक्स किया जाता है। याद रखिएगा, मतलब क्रूड ऑयल को स्टोर करके हम लोग रखते हैं, ज़रूरत पड़ने पर निकालते हैं। लेकिन प्रॉब्लम किसके साथ हो गई, प्रॉब्लम हो गई एलपीजी के साथ, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। भाई इस एलपीजी को भी वेस्ट एशिया से ही बहुत बड़े लेवल पर इंपोर्ट किया जाता है, लेकिन इंडिया के पास में इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो जैसे आज ये युद्ध हुआ है, भविष्य में कभी ऐसी दोबारा परेशानी हो गई तो क्रूड ऑयल की मार को एक बार आप झेल दोगे, लेकिन एलपीजी की मार को कैसे झेलोगे। इसी के लिए इंडिया में एलपीजी के एक ऑल्टरनेटिव की ज़रूरत है, आर्टिकल में वो बोला जा रहा है। तो एलपीजी का एक ऑल्टरनेटिव आ सकता है हमारे पास में, वो है डाई मिथाइल एथर, जिसको हम काफ़ी हद तक आज अपने एलपीजी में मिलाते भी हैं, मिक्स भी करते हैं, जैसे इथेनॉल ब्लेंड करते हैं पेट्रोल में। तो डाई मिथाइल एथर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डाई मिथाइल एथर एक क्लीन बर्निंग फ्यूल है, एलपीजी की तरह ही बिल्कुल केमिकली सिमिलर होता है। आप इसके लिए कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा एलपीजी को छोड़ के डाई मिथाइल एथर बनाएं हम बैठकर। अब इसके लिए दोबारा पाइपलाइन बिछानी होगी। सरकार ने जो पूरे देश भर में गैस की पाइपलाइन बिछा दी है, उसका क्या होगा। तो मैंने बताया ना, एलपीजी और डाई मिथाइल एथर केमिकली सिमिलर हैं, तो जितने भी एग्जिस्टिंग एलपीजी सिलेंडर हैं उन्हीं में ही ये यूज़ किए जा सकते हैं। जितनी भी एग्जिस्टिंग पाइपलाइंस हैं उन्हीं पाइपलाइंस के जरिए डाई मिथाइल एथर को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। कोई नए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ये बात याद रखिएगा। फिर प्रश्न आता है हमारे सामने दोस्तों कोल गैसिफिकेशन का, क्योंकि आप लोगों से एग्जाम में पूछ लेगा कि बताओ डाई मिथाइल एथर बनता कैसे है। तो वो बनता है कोल गैसिफिकेशन की मदद से। कोल गैसिफिकेशन यानी कि कोयले को हम गैस में कन्वर्ट करते हैं, और वो गैस कोई साधारण गैस नहीं होगी, वो होगी सिन गैस। अब ये होता कैसे है, इसके लिए हमें एक यंत्र की ज़रूरत होती है, कुछ इस प्रकार के यंत्र की, इंस्ट्रूमेंट की, जिसमें हम एक तरफ कोयला डालेंगे, पानी डालेंगे, ऑक्सीजन डालेंगे, और इसको लगभग 750 से लेकर 1225 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे। हीट करने पे इसमें से गैस निकलेगी, जिसको CO2 H2 का कॉम्बिनेशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिन गैस। ओके, अब इसी सिन गैस को यहाँ पर आगे फर्दर प्रोसेस के थ्रू गुजार के, यानी कि इसी सिन गैस को हम डाई मिथाइल एथर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इंडिया के पास में भाई कोयले का भंडार है, दुनिया के मोस्ट कोल रिजर्व्स में इंडिया के कोल रिजर्व्स भी गिने जाते हैं। तो गोल गैसिफिकेशन करके भाई क्यों ना सिन गैस से डाई मिथाइल एथर बना लो। एलपीजी जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसका एक नया ऑल्टरनेटिव हमको मिल जाएगा, और दूसरी तरफ आपके देश में इसको अलाउ तो कर रखा है ना,
कहने का मतलब यह है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि BIS नाम की जो बॉडी है, इन्होंने ऑलरेडी 20% डाई मिथाइल एथर को अप्रूव कर रखा है कि ये जो पर्टिकुलर डाई मिथाइल एथर है इसको LPG के साथ में ब्लेंड किया जाए, मिक्स किया जाए। ये अप्रूवल है, तो हम फर्दर बहुत सारा डाई मिथाइल एथर बना सकते हैं, समझे, जिससे बहुत सारा पैसा, हजारों करोड़ रुपए बचा सकते हैं। जैसे आज इथेनॉल को मिलाकर यहाँ पे हम थोड़ा सा कम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं एज कंपेयर टू द अर्लियर इंपोर्टिंग। ठीक है, अब अगला आर्टिकल जो है ये बात करता है विक्रम 1 रॉकेट के बारे में। तो इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल तैयार हो चुका है। ये बहुत जल्दी 12 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में लॉन्च हो सकता है। यानी कि एक प्राइवेट स्पेस कंपनी जिसका नाम है स्काईरूट एरोस्पेस, इन्होंने भारत का पहला ऑर्बिटल रॉकेट बना लिया है। 2 प्रकार के रॉकेट होते हैं मेरे दोस्त, एक होता है ऑर्बिटल रॉकेट और एक होता है सब ऑर्बिटल रॉकेट। तो हम यहाँ पर देखो रॉकेट तो बहुत बना चुके हैं, लॉन्च कर चुके हैं, दुनिया भर के बड़े बड़े मिशंस कंडक्ट कर चुके हैं। तो कहोगे ये फिर क्या भारत का पहला रॉकेट है? प्राइवेट लॉन्च रॉकेट। अभी तक जितने भी बड़े बड़े कारनामे करके दिखाए हैं स्पेस के अंदर में इंडिया ने, वो इसरो ने करके दिखाए हैं, भारत की सरकारी स्पेस एजेंसी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब हम चाहते हैं कि इंडिया में प्राइवेट सेक्टर भी इतना मजबूत हो जाए जो अपने दम पर सैटेलाइट वगैरह को लॉन्च कर सके। तो जो कंपनी है ना, ये स्काईरूट एरोस्पेस हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी है। इन्होंने ऑलरेडी एक कारनामा करके दिखा दिया था 2022 में। विक्रम एस नाम का रॉकेट, भारत का पहला प्राइवेट कंपनी का बनाया हुआ रॉकेट, ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च कर दिया था। सॉरी, ऑर्बिटल नहीं, सब ऑर्बिटल रॉकेट। तो जो भारत का पहला था विक्रम एस, जिसका नाम डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया था, वो भारत का पहला सब ऑर्बिटल रॉकेट था, याद रखिएगा, प्राइवेट कंपनी के थ्रू बनाया गया। सब ऑर्बिटल रॉकेट कौन से होते हैं? जो ऐसे ऊपर जाते हैं और वापस नीचे आ जाते हैं, जिनका कोई पर्पज नहीं होता। एक होते हैं ऑर्बिटल रॉकेट। तो अब जो तैयारी हो रही है दोस्तों विक्रम एस के बाद, वो है विक्रम 1 की। तो इंडिया की इसी प्राइवेट कंपनी ने भारत का पहला ये ऑर्बिटल प्राइवेट व्हीकल को बना लिया है, रॉकेट को बना लिया है। बस इसे लॉन्च करना है, जो बहुत जल्दी हम लोग करने वाले हैं श्रीहरिकोटा से। ऑर्बिटल रॉकेट क्या होता है भाई? ये जाएगा अंतरिक्ष में और ये हमारे पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। चक्कर लगाते लगाते अंतरिक्ष में सैटेलाइट को लॉन्च करने की क्षमता इसके पास में आ जाएगी। दैट मीन्स कि प्राइवेट कंपनी अब सैटेलाइट को भी लॉन्च कर सकती है। इसरो को कोई सैटेलाइट लॉन्च करवानी हो तो वो प्राइवेट कंपनी को काम सौंप दे, अपना वो बड़े काम पे लग सकता है। और खास बात यह है दोस्तों कि ये जो रॉकेट तैयार किया गया है विक्रम 1 नाम का, इसमें कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर का यूज़ किया गया है, जिससे यह हल्का रहेगा। इसमें जो इंजन यूज़ हुआ है वो 3D प्रिंटेड इंजन का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो ये लो अर्थ ऑर्बिट में भी सैटेलाइट लॉन्च कर पाएगा, या इससे दूर ले जाना होगा तो दूसरे ऑर्बिट पर भी लॉन्च कर सकेगा। ये इसके अंदर में क्षमता है। तो ये भारत का प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम और मजबूत कर रहा है। फिर हमने डिस्कशन किया, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने डिक्लेयर कर दिया है स्ट्रोक को एज अ पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी। और स्लीप डिसऑर्डर जो होते हैं, सोने में जो परेशानी होती है, वो भी स्ट्रोक से लिंक किया गया है कि भाई आज ना स्ट्रोक के ऊपर में ध्यान देना ज़रूरी है। लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रोक्स आ रहे हैं। स्ट्रोक्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इस्केमिक स्ट्रोक और दूसरा होता है हेमोरेगिक स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या है? एक ऐसी कंडीशन जब बॉडी के अंदर, देखो बॉडी के अंदर में हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, यानी खून वाले पाइप, उसमें आरबीसी फ्लो कर रहा है, और वो जो ब्लड है वो बॉडी के हर एक कोने के अंदर में ऑक्सीजन को कैरी कर रही है, ऑक्सीजन को लेकर जा रही है। क्योंकि बॉडी के किसी भी ऑर्गन को अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो दर्द के मारे तड़प जाएगा वो इंसान। और ब्रेन इसमें कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये समझो। ब्रेन तक हर पल ऑक्सीजन पहुंचना बहुत ज़रूरी है, और वो ऑक्सीजन कैरी करने का काम किसका है? हमारे ब्लड का काम है वो। और कई बार क्या होता है स्ट्रोक में, क्या होता है स्ट्रोक में, ये वेसल्स जिसके अंदर में खून बह रहा है, ये वेसल ब्लॉक हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, या तो खून जमने की वजह से या कोलेस्ट्रॉल की वजह से। तो अचानक से मान लो वो वेसल बंद हो गई जो सीधा दिमाग में जा रही थी, अब खून बीच में रुक गया तो खून दिमाग में पहुंचा नहीं, स्ट्रोक आ जाएगा। इसको बोलते हैं इस्केमिक स्ट्रोक, जब वेसल सीधा ब्लॉक हो जाए, या कोलेस्ट्रॉल से या फिर ब्लड क्लॉटिंग से। एक दूसरा जो स्ट्रोक होता है वो होता है हेमोरेगिक स्ट्रोक। यहाँ पर सीधा नस फट जाती है। एक इंसान जो हाइपरटेंशन का शिकार है, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है, गुस्सा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है अचानक से, तो वेसल जो है वो कमज़ोर है, वो इतना जोर नहीं झेल पाती, वो फट जाती है। फटने के बाद में ब्रेन के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, उसको बोलते हैं हेमोरेगिक स्ट्रोक। ये ज़्यादा खतरनाक कंडीशन है। ठीक है,
तो आज ये कंडीशंस लोगों में लगातार बढ़ रही हैं, ये कंसर्न बनता चले जा रहा है हमारे जीवन में। रीज़न क्या है? सबसे बड़ा फैक्टर लोगों की ज़िंदगी में है टेंशन। ये हाइपर टेंशन यहाँ पर एक मेन रीज़न बन चुका है। उसके अलावा दूसरे रिस्क फैक्टर की बात करेंगे तो डायबिटीज़, स्मोकिंग, मोटापा, फिजिकली कोई एक्टिविटी ना करना, केवल एक जगह पर बैठे रहना, अनहेल्दी डाइट यानी ज़्यादा प्रोसेस तला भुना, एयर पोल्यूशन, अल्कोहल मिसयूज़, ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आज स्ट्रोक्स के केसेस बढ़ रहे हैं। और देखो, स्ट्रोक अचानक से नहीं आता। स्ट्रोक में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं और ये लक्षण अगर दिख जाएं तुरंत यहाँ पर डॉक्टर को दिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस लक्षण को शॉर्ट फॉर्म से हम लोग डील करते हैं जिसको कहा जाता है बी फास्ट। बी का मतलब है बैलेंस। जब बॉडी का बैलेंस गड़बड़ाने लगे, क्योंकि बॉडी को कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रेन। यानी ब्रेन तक सही तरीके से ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से बॉडी बैलेंस नहीं कर पा रही है। आंखों से दिखना थोड़ा सा ब्लर हो जाए, चेहरा एक तरफ से स्माइल ऊपर नीचे यानी कि स्माइल की सिमेट्री बिगड़ जाए, हाथ कमजोर हो जाए, आप दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हैं, बैठे हैं, हाथ अपने आप नीचे गिर जा रहा है, बोलने में तकलीफ हो रही है, तो यही इमरजेंसी की सिचुएशन है, याद रखिएगा। समझ रहे हैं? जिसमें हमें क्या करना पड़ता है? डॉक्टर्स को दिखाना है, अर्ली डायग्नोसिस होगा और तुरंत फिर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अब ट्रीटमेंट के लिए जैसे यहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इस्केमिक स्ट्रोक के बारे में, तो इस्केमिक स्ट्रोक के अंदर में क्या होता है? टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर का यूज़ किया जाता है और इसको बोलते हैं थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी। ये खासकर किसके लिए होता है? इस्केमिक स्ट्रोक के लिए होता है। यहाँ पर याद रखना, यहाँ पे क्लस्टर को डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो ब्लड क्लॉट जमा था, खून जमा था वेसल के अंदर में, उसको पिघलाने की कोशिश की जाती है। दूसरा तरीका जो है ट्रीटमेंट है स्ट्रोक का, वो है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी। ठीक है। फिर तीसरा तरीका है सर्जिकल ट्रीटमेंट, जो हेमोरेजिक स्ट्रोक के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पे सर्जरी डायरेक्टली की जाती है, याद रखिएगा, है ना, जहाँ पे ब्लीडिंग वगैरह होती है उसको रोकने के लिए। तो ये हो गया यहाँ पर एक और आर्टिकल हमारा समाप्त। फिर हमने डिस्कशन किया था I2C सबमरीन केबल प्रोजेक्ट के बारे में। तो रिसेंटली यहाँ पर एक प्रोजेक्ट सामने आया है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, सिंगटेल, टाटा कम्युनिकेशन, है ना, AI प्लेटफॉर्म है, लाइट स्टॉर्म, ये सब मिलकर केबल बिछाने वाले हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल। और इस केबल से 3 देशों को जोड़ा जाएगा, अपना भारत, मलेशिया और सिंगापुर, ये 3 कंट्रीज़ को जोड़ा जाएगा। एक केबल भारत के तमिलनाडु वाले रीजन से निकलेगा, दूसरा आंध्र प्रदेश वाले रीजन से निकलेगा, और ये केबल यहाँ पर क्या करने वाले हैं दोस्तों? ये हमारे मलेशिया को और सिंगापुर को आपस में जोड़ने वाले हैं। इससे क्या होगा? इन तीनों ही कंट्रीज़ के बीच में एक डिजिटल कनेक्टिविटी को हम लोग मेंटेन कर सकेंगे। इसको नाम दिया गया है I2C केबल सिस्टम, यानी इंडिया से साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ को जोड़ना, डायरेक्टली इनके साथ में कनेक्ट करना। इसमें भारत के 2 इंपॉर्टेंट लैंडिंग पॉइंट्स होने वाले हैं, एक होगा आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम, और दूसरा यहाँ पर जो पॉइंट होने वाला है वो तमिलनाडु का होने वाला है, जहाँ से हम लोग अपने वायर्स को, इन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को लेकर जाने वाले हैं और सीधा सिंगापुर के साथ में और मलेशिया के साथ में जोड़ने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट को मेनली जो इम्प्लीमेंट करने का काम है वो NEC का है, NEC कॉरपोरेशन, ये इसका सिस्टम सप्लायर है। और असल में इस पूरे प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करने का काम दिया गया है आसियान केबल शिप को, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। इस प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, इसका फ़ायदा क्या होगा? तो भाई इन देशों को इन AI कनेक्टिविटी से जोड़कर डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्रॉस बॉर्डर एक दूसरे के साथ में डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक बढ़िया AI इकोसिस्टम बना सकते हैं तीनों कंट्रीज़ मिलकर, क्लाउड सर्विस, डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडिया साउथ ईस्ट के बीच में एक डिजिटल कॉपरेशन यहाँ पर बेहतरीन लेवल पर बढ़ जाएगा। फिर आर्टिकल में न्यूज़ में था नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन। आपने पता है 2022 में बाल्टिक सी के अंदर जो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन प्रेजेंट है, इसमें विस्फोट हो गया था, लीकेज हो गया था, जिसकी वजह से ये गैस रिलीज हो रही थी, मीथेन गैस, नेचुरल गैस निकलने की वजह से यहाँ का पानी लगातार उबल रहा था। तो ये किसने किया है, ये क्वेश्चन यहाँ पे लगातार चल रहा था। तो फाइनल तौर पे अब रिपोर्ट आई है कि यूक्रेन ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को लीक करवा दिया था, इस पर अटैक करवा दिया था। तो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन क्या है, याद रखिएगा, ये बाल्टिक सी से निकलने वाली पाइपलाइन है जो रशिया से सीधा यूरोप को जोड़ती है, रशिया से जर्मनी और जर्मनी से फिर पूरे यूरोप के अंदर में रशिया इन्हीं पाइपलाइन के मदद से नेचुरल गैस की सप्लाई करता है, याद रखिएगा। यूरोप में पड़ती है ठंड, हालांकि इस बार गर्मी पड़ रही है बहुत भीषण, वो अलग बात है, बट मेजरली यूरोप के अंदर में घरों में गर्माहट पैदा करने के लिए इसी नेचुरल गैस का यूज़ होता है जो रशिया से आता है। और रशिया ये नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के जरिए ये सारी की सारी गैस कहाँ पर बेचता है, यूरोप में बेचता है। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन एक नहीं 2 है, नॉर्ड स्ट्रीम 1 एंड नॉर्ड स्ट्रीम 2, दोनों के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा।
ठीक है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 सीधा व्योबॉक से जाती है और ग्रेसवर्ल्ड को कनेक्ट करती है जर्मनी के, और नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो है ये आउस्टलूगा से यहाँ पर निकलती है, अगेन ये भी सीधा जर्मनी को कनेक्ट करती है। समझ रहे हैं? तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पे ही यहाँ पर ये अटैक किया गया था। तो ये वाली जो पाइपलाइन है इस पे यूक्रेन ने अटैक करवाया था, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन निकल कर आई। अच्छा, इस पाइपलाइन का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि पूरे यूरोप के अंदर में, कोई अकेला तो यूरोप है नहीं, 27 कंट्री हैं यूरोप में, पूरे 27 देशों में 40% जो नेचुरल गैस की ज़रूरत है वो रशिया ही अकेला पूरा करके देता है। तो आप लोग यहाँ पे रशिया का इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं, किन के लिए? यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए। ठीक है। फिर एक और एडिटोरियल हमने डिस्कशन किया था एचपीवी वैक्सीन को लेकर। मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, नाम है मंदसौर, है ना, वहाँ की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं जिन्होंने इस एडिटोरियल को लिखा है। इन्होंने बोला कि जो एचपीवी वैक्सीन है उसको सही ढंग से दिया जाए तो हम पूरे एरिया को कवर कर सकते हैं, क्योंकि मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में 100% महिलाओं को, बच्चियों को ये एचपीवी वैक्सीन दी जा चुकी है, ह्यूमन पपिलोमा वायरस वैक्सीन। अब होता क्या है कि दोस्तों ये जो वैक्सीन है ना, ये सर्वाइकल कैंसर के लिए दी जाती है। इंडिया के अंदर में महिलाओं में जो सबसे कॉमन कैंसर देखने को मिलता है वो है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के बाद जो सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है वो है सर्वाइकल कैंसर। ये सर्वाइकल कैंसर बेसिकली यहां पर आप देखोगे वेजाइना वॉल में, ये सर्विक्स जो प्रेजेंट है यहां पर ये कैंसर टिश्यूज पनपने शुरू हो जाते हैं। इसी सर्वाइकल कैंसर को ठीक करने के लिए, क्योंकि ये कैंसर किसकी वजह से होता है? एक वायरस की वजह से, जिसको बोलते हैं ह्यूमन पपिलोमा वायरस। तो इस वायरस को डील करने के लिए ह्यूमन पपिलोमा वायरस वैक्सीन बनाई गई थी, याद रखिएगा। अब ये वैक्सीन सही समय पर इन बच्चियों को, महिलाओं को देना बहुत ज़रूरी है। जो मेन टारगेट है स्पेशली वो 14 से 15 साल तक की बच्चों को ये देना ज़रूरी है। हमारा टारगेट है 1.15 करोड़ गर्ल्स को ये सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन ज़रूर से दें। तो मध्य प्रदेश में ये खासकर मंदसौर जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटी ऐसे हैं जिनके पास में दूसरे स्कीम्स के बेनिफिट नहीं पहुँच पा रहे थे। तो यहाँ पे हुआ क्या है, एक्चुअली में नज अप्रोच अपनाया गया लोगों के घरों में, क्योंकि एक मिथ फैल गया था इस वैक्सीन को लेकर। वैक्सीन को लेकर मिथ यह है कि अगर ये वैक्सीन लगा लोगे तो इससे महिलाओं में फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, भविष्य में वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। तो इसलिए कोई वैक्सीन नहीं लगवा रहा था। तो अवेयरनेस फैलाई गई, पहले तो जगह जगह पेशेंट्स को मिलवाया गया, अवेयरनेस फैलाई गई, जिससे लोगों ने धीरे धीरे करके अपना अप्रूवल दिया और वो उन वैक्सीन को लेना उन्होंने शुरू किया। दूसरा, पहले यहाँ पर पूछते थे जा जाकर कि वैक्सीन लग गई या नहीं लग गई है, तो इस तरीके से लोग मना कर देते थे कि नहीं लगवानी है। अब क्या होता है, हम सीधा पूछते हैं वैक्सीन हो गई है या लगवानी है, या वैक्सीन अभी लगनी है आपको, इस तरीके से यहाँ पर सीधा बोला जाता है। तो एक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन उनके पास में रहता है। बार बार उनके घरों में जाकर इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई गई है, लोगों को यहाँ पर बताया गया है, जागरूक किया गया है, जिसके बाद लगभग 493 सेशंस को कंडक्ट किया गया। 12 अलग अलग परमानेंट और 27 टेम्प्रेरी साइट्स बनाई गई इन वैक्सीन्स को लेकर। तो इसके माध्यम से यहाँ पर होता दोस्तों क्या है कि पूरा का पूरा जो मंदसौर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश के अंदर में, इस पूरे के पूरे एरिया को आज ये वैक्सीनेट कर दिया गया है। तो आर्टिकल कहता है कि हमको एक नई सीख मिल सकती है कि मंदसौर से सीखते हुए हमें देश के स्तर पे इसी तरीके से ये एचपीवी वैक्सीन सभी उन फीमेल्स को देनी होगी, ठीक है, जिनको हम लोग यहाँ पर इस कैटेगरी में कवर कर रहे हैं और जिनके अंदर में जो रिस्क है कई बार बढ़ जाता है इस सर्वाइकल कैंसर का। रीज़न पता है क्या है? क्योंकि इंडिया में सर्वाइकल कैंसर के केसेस बहुत सारे निकल कर आते हैं। दुनिया में जितना भी सर्वाइकल कैंसर का केसेस है उसका 25% केस भारत से आ रहा है। 1.2 लाख हर साल नए केसेस आ रहे हैं सर्वाइकल कैंसर के। 80,000 से ज़्यादा एनुअल बेसिस पे सालाना लोगों की डेथ हो जाती है इसी सर्वाइकल कैंसर की वजह से। तो इसी के लिए यहाँ पर ये वैक्सीनेशन देना है, और अगर देश के स्तर पे कवर करना है तो मंदसौर का आप एज अ एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। बाकी ये जो पीडीएफ्स हैं हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में पाने के लिए आप चाहो तो हमारा एक पेड ग्रुप ज्वाइन करके रख सकते हैं, जहाँ पे ऑन अ डेली बेसिस करंट अफेयर्स के सारे पीडीएफ्स मिलते हैं। ये आपके सामने पीडीएफ प्रेजेंट है दोस्तों, सॉरी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है। जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। 499 में आप पूरा जीवन भर के लिए एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आप इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। यहाँ पे डेली बेसिस पर आपको हिंदी इंग्लिश भाषाओं में सारे पीडीएफ्स आपको दिए जाते हैं। तो आज का हमारा रिविजन सेशन होता है समाप्त। सब कुछ हम लोगों ने विस्तार से कवर किया। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।